दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस पार्ट में हम जो हमने वीबीटी पढ़ा था, सीएफटी पढ़ा था, वीबीटी के बाद सीएफटी पढ़ा था, सीएफटी को वापस से देखेंगे और हम देखेंगे कलर कोडिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, कलर प्रॉपर्टी में कुछ आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। इनका मेन रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का क्या मतलब है, अभी आप पढ़ के आए हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे T2G होता है 3 ऑर्बिटल, ऊपर होता है Eg ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो डी ऑर्बिटल के अंदर ही ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसको बुलाते हैं डीडी ट्रांजिशन। और इसी डीडी ट्रांजिशन के वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो कलर आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एब्जॉर्ब वेवलेंथ क्या है। इसको कैसे समझाते हैं, आपको पता है फिजिक्स के, आपको पता है एनर्जी होता है hc अपॉन लैम्डा, ये दोनों कांस्टेंट है तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब ये एनर्जी है क्या, ये एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो अगर मान लेते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है तो यहां इस केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, और लैम्डा मतलब कलर, लैम्डा मतलब कलर। सिमिलरली अगर किसी वीक फील्ड लिगेंड है तो उसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने से क्या होगा, लैम्डा ज्यादा होगा, यानी कि लैम्डा मतलब कलर। तो यही बात है कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। अच्छा, ध्यान से सुनिए, Al2O3 को आप रूबी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, Al2O3 को रूबी बुलाते हैं। तो रूबी का जो रेड कलर होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम +3 इंप्योरिटी। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि रूबी का रेड कलर होता है क्यों, क्योंकि उसमें कॉपर 3 का इंप्योरिटी होता है। सिमिलरली एमेरल्ड जो होता है इसका ग्रीन कलर होता है, और एमरेल्ड का ग्रीन कलर भी Cr+3 के इंप्योरिटी के कारण ही होता है। तो रूबी का रेड कलर एंड एमरेल्ड का ग्रीन कलर इज ड्यू टू द इंप्योरिटी ऑफ क्रोमियम 3+। डन। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है, यानी कि एक तो पूरा पूरा वैकेंट डी ऑर्बिटल है और दूसरा पूरा फील्ड डी ऑर्बिटल है, यानी यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन दिखा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पे डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, और अगर डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल तो आपको कलर नहीं मिलेगा। कौन से कॉम्प्लेक्स में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 D10 है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट। ठीक है, इसमें हम वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देते हैं, वो भी हम डिस्कस भी करेंगे। सो हम बात करते हैं कि एनर्जी, जिसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बुलाइए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होता है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कम होगा। और सिमिलरली वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है, इसलिए वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो यही याद रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा कि आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स है, आपको बताना है 3 कॉम्प्लेक्स बताना है, तो इसमें एनर्जी और लैम्डा का ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है कि आप जैसे जैसे यहां से यहां जा रहे हैं आपके पास लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, तो इधर से इधर जा रहे हैं, लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा, और अगर स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। वही चीज यहां पे डिस्कस किया हुआ। डन। जैसे जैसे एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपके पास ब्लू विट्रियोल है Cu.H2O होल 4 SO4.H2O, Cu.H2O होल 4 SO4.H2O, इसको बुलाते हैं ब्लू विट्रियोल। अगर आप क्या करिए, इसको हीट करिएगा तो इसमें से 5 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और CuSO4 बनेगा। अब यहां लिगेंड ही नहीं है, अगर लिगेंड ही नहीं है, यहां लिगेंड ही नहीं है, स्प्लिटिंग ही नहीं होगा, डीडी ट्रांजिशन ही नहीं होगा, तो ये कलरलेस होगा। तो इसलिए ब्लू विट्रियोल को जब हम हीट करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। सो हम बोलते हैं नो लिगेंड, नो स्प्लिटिंग,
नो डी ट्रांजिशन, नो कलर। समझ में आया? सिमिलरली TiH2O होल 6 Cl3, इसका कलर होता है वायलेट। जब आप इसको हीट करते हैं तो 6 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, आपके पास बनता है TiCl3, ये भी कलरलेस होता है। तो कलरलेस का रीजन क्या है कि नो लिगेंड, नो स्प्लिटिंग, नो डी ट्रांजिशन, नो कलर। जैसा कि मैंने आपको बोला था डी ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन T2G से EG या EG से T2G गया, इसी को बुलाते हैं डी ट्रांजिशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। अच्छा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन T2G में था और वो एब्जॉर्ब किया वायलेट लाइट, तो जब ये EG से वापस आएगा तो वो एमिट करेगा येलो ग्रीन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है कि एक एब्जॉर्ब करेगा जाते वक्त तो आते वक्त उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलीज करेगा। जैसे इंडिगो रिलीज किया, इंडिगो एब्जॉर्ब किया तो वो येलो ही रिलीज करेगा, ब्लू का ऑरेंज, ब्लू ग्रीन का रेड एंड ग्रीन का पर्पल। ये याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट सुनिए, हमारे सिलेबस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। डन। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर आपको क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिला लिगेंड में, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉन्सेप्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिला तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करिएगा CFT। और CFT मैंने आपको बताया था क्या होता है। CFT में आपको ट्रिक पता है कि अगर आपके पास D1 2 3 और 8 9 10 कॉन्फ़िगरेशन मिला तो 1 2 3 में आप ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन लिख के आइएगा D2sp3, और 8 9 10 में लिख के आइएगा sp3d2। यहां स्पिन डिफाइन नहीं करते, यहां लिगेंड भी चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, डजंट मैटर। 1 2 3 में D2sp3, 8 9 10 में sp3d2। डन। अगर आपके पास D4 D5 D6 D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो अब आप चेक करिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिले तो D2sp3 बनाना है हाइब्रिडाइजेशन, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड मिले तो sp3d2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोल के आएंगे। तो ये CFT से सॉल्व करिएगा। किसको सॉल्व कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। लेकिन अगर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिले तब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप VBT यूज करिएगा, जो हम पढ़ के आते थे। ये तो सिर्फ हम बता रहे हैं क्योंकि NCERT का पार्ट है। डन, समझ में आया? अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसके 2 ज्योमेट्री हो सकते हैं और 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। एक तो हो सकता है sp3 और एक होता है DsP2। हम बात करने जा रहे हैं sp3 के बारे में। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। डन। टेट्राहेड्रल का मतलब यहां जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो लिगेंड होता है वो नॉन एक्सियल आता है, ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल आता है, इसीलिए T2G नीचे और EG ऊपर बनता है, यानी 3 डब्बा नीचे 2 डब्बा ऊपर। पर यहां जो लिगेंड आते हैं वो नॉन एक्सियल आता है, इसलिए जो 5 d ऑर्बिटल है वो 3 तो ऊपर जाता है 2 नीचे जाता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या था? 2 ऊपर था 3 नीचे था, तो 3 को T2G बुलाते थे, 2 वाले को EG बुलाते थे। पर टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर 2 नीचे। अब देखिए ये बेरी सेंटर, इसके नीचे -0.6 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्लस 0.4 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। अब इसको आप याद भी कर सकते हैं। देखिए यहां कितने डब्बे हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 ये 1.2 आएगा, और 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये भी 1.2 आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 1.2 आना चाहिए। तो कभी आप भूल गए कि 2 डब्बे वाले के साथ 0.6 लेंगे या 0.4 लेंगे, या 3 डब्बे वाले के साथ 0.4 लेंगे या 0.6 लेंगे, तो आप याद करिएगा कि प्रोडक्ट 1.2 आना चाहिए। तो 2 डब्बे के साथ प्रोडक्ट हमेशा 1.2 आना चाहिए, तो पक्का 2 डब्बे वाले के साथ 0.6 लेंगे। डन, ऐसे याद करने का तरीका है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E और 0.4 प्लस 0.4 डेल्टा T इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2
T2। यहां देखिए जी नहीं लिखते हैं, जी नहीं लिखते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जी नहीं लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल में लिखते थे T2G और AG। जी का मतलब होता है जेराड, जिसका मतलब होता है सिमिट्री, जिसका मतलब होता है सेम। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक ही ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, इसलिए वहां जी लिखते थे सेम दर्शाने के लिए। पर यहां जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो यहां दो ज्योमेट्री होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तो ज्योमेट्री अलग अलग हो गया, तो यहां सिमिलैरिटी रहा नहीं, सिमिट्री रहा नहीं, इसलिए जी नहीं लगाते हैं, इसलिए इसको ई बुलाते हैं, इसको T2 बुलाते हैं, जी नहीं लगाते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज यहां पेयरिंग नहीं होगा, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को समझते हैं क्या होता है। अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा। अब अगर ये हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है ये डायरेक्टली किसी मेटल से अटैच्ड हो या किसी मेटेलॉइड से अटैच्ड हो या ऐसे नॉन मेटल से अटैच हो, ऐसे नॉन मेटल से अटैच हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बुलाते हैं। तो डेफिनेशन पढ़िए, दोज कंपाउंड इन विच कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटलॉइड जैसे कि सिलिकॉन, नॉन मेटल और नॉन मेटल में which have less electronegative than hydrogen। डन, डेफिनेशन समझ में आया। अब अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पहले है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन वो डायरेक्टली अटैच तो होगा मेटलॉइड या नॉन मेटल जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, और वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच होगा, इसलिए सिग्मा बॉन्डेड, जैसे RMgX देखिए। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन का कार्बन है वो मेटल से सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिमिलरली R2ZN फ्रैंकलैंड रिएजेंट, TiCl4 प्लस एल्युमिनियम मिथाइल का होल 3, इसको बुलाते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट। R2SiO सिलिकॉन देखिए मेटलॉइड है, तो डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन में कार्बन से कनेक्टेड है। C2H5 होल 4 PB, इसको बुलाते हैं टेट्रा इथाइल लेड, इसको एंटी नॉकिंग एजेंट बुलाते हैं। तो ये सब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। सिमिलरली अगर कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन पाई बॉन्डेड से कनेक्टेड है, मेटलॉइड या नॉन मेटल जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन, तो उसको बुलाते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल है जाइजेस सॉल्ट KPTClO3 हेप्टासिटी टू द स्क्वायर C2H4। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए पाई बॉन्ड यहां डोनेट हो रहा है, तो पाई बॉन्डेड इसको ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड बुलाते हैं। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल है फेरोसिन देखिए Fe का पावर ईटा टू द पावर 5 C5H5, यहाँ -1 चार्ज होता है, तो यहाँ सैंडविच कंपाउंड बनता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है C5H5, ये दोनों सैंडविच करते हैं Fe2+ को। सिमिलरली एग्जांपल होता है क्रोमोसिन का देखिए फॉर्मूला देखिए Cr ईटा टू द पावर 6 C6H2 होल ट्वाइस, और ये भी सैंडविच्ड होता है, क्रोमियम 0 स्टेट में होता है। और नेक्स्ट जो टाइप होता है हमारे पास वो होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें सिग्मा भी होंगे और पाई भी होगा। इसका एग्जांपल है कि जितने भी मेटल कार्बोनिल होते हैं वो सब सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। जैसे निकल CO4 मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, ये सब सिग्मा और पाई बॉन्डेड होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करिए, इसमें आपको कंपाउंड गिवन है और आपको पहचानना है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक है या नहीं। तो ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजन ऑर्गेनोमेटेलिक है। यहाँ बोरोन जो है, यहाँ बोरोन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से कम होता है, और बोरोन से डायरेक्ट कनेक्ट है कार्बन, तो यही तो है बोरोन नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच टू कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा, तो ये भी बनाएगा। NaCN सॉल्ट है, ये तो OMC है नहीं। CaCO2 ये भी नहीं है। BOCH3 यहां बोरोन कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। Al4C3 ये भी नहीं है। K4FeCN6 ये देखिए यहां पे आपको पता है कि मेटल कार्बोनिल ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ओनली मेटल कार्बोनिल, यहां मेटल साइनाइड है। सिमिलरली NaOCN ये भी नहीं है। CH3Li ये है क्योंकि कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल। SnCH3 होल 4 ये भी है,
तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कहाँ का एप्लीकेशन है वो हम बात करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में क्या एप्लीकेशन है ये सुनिए। तो जब भी आप फोटो लेते हैं तो जो आपके पास ये ब्लैक एंड व्हाइट आता है, तो इसमें क्या होता है, एजीबीआर का डिपोजिशन होता है। तो इस एजीबीआर जो अनडिकम्पोज्ड एजीबीआर है, इसको रिमूव करने के लिए हम फोटोग्राफिक प्लेट से रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइपो सोल्यूशन यूज करते हैं। हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मूला Na2S2O3.5H2O। सो अनडिकम्पोज्ड एजीबीआर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम फोटोग्राफिक प्लेट बाय यूजिंग हाइपो सोल्यूशन। डन। अच्छा, इसमें हाइपो सोल्यूशन जो है ये क्या करता है, एजीबीआर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसलिए यहां से, और ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल होता है, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है वहां से अनडिकम्पोज्ड एजीबीआर बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस रिएक्शन हाइपो सोल्यूशन एक्ट एज ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो एजीबीआर क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag+12O2 में यहां पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस अनडिकम्पोज्ड एजीबीआर को हटाने के लिए हाइपो सोल्यूशन लेते हैं। ये हाइपो सोल्यूशन एजीबीआर के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मूला याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और एजी पे +1 चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि जो एजीसीएल और एजीबीआर का प्रेसिपिटेट है, वो उसका रिएक्शन अगर आप अमोनिया या NH4OH के साथ करवाते हैं, तो यहां पे क्या होता है, ये दोनों इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल होता है। तो AgCl एंड AgBr PPT आर सोल्यूबल इन अमोनिया और NaOH सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल देखिए, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका रिएक्शन करवाइए NH4OH के साथ में, तो आपके पास एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 2+1, या AgBr का भी रिएक्शन करवाइए NH4OH के साथ में, तो सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन, अगर कभी किसी ह्यूमन में लेड पॉइजन हो जाए, तो लेड पॉइजन को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CaEDTA4- इस कंपाउंड को यूज करते हैं लेड पॉइजन को रिमूव करने के लिए। क्या होता है कि ये कंपाउंड क्या होता है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी में लेड पॉइजन हो गया तो ये कंपाउंड लेड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो देखिए CaEDTA4 2 लेड के साथ रिएक्ट करके एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है PbEDTA2 और साथ में कैल्शियम रिलीज होता है। तो आ गया ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसका एप्लीकेशन आ गया। तो याद रखिएगा कि लेड पॉइजन को रिमूव करने के लिए इस कंपाउंड को यूज में लेते हैं। सिमिलरली जब आप CuSO4, यहां देखिए कॉपर +2 में है, और CuSO4 का रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ में, तो यहां देखिए जो CN नेगेटिव है, ये आपको लग रहा होगा ये सूडो हेलोजन है, ये सूडो हेलोजन होता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये क्या होगा, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, यहां -1 में है, और खुद ऑक्सीडाइज होकर के 0 में जाएगा, और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो कॉपर +2 को +1 में ले जाएगा, तो इसलिए CuSO4 कन्वर्ट हो जाएगा CuCN में, +2 से +1 आ गया। तो हम बोलते हैं कि जब आप KCN का एक्सेस अमाउंट यूज करिएगा, CuSO4 सॉल्यूशन में आप डालते हैं, तो पहले क्या होता है, एक ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स CuCN का इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर वापस से जब आप इसमें KCN पास करवाते हैं तो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि सॉल्युबल होता है, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा K3CuCN4। अब देखिए एक प्रोसेस होता है जिसको बुलाते हैं मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, या जिसको साइनाइड प्रोसेस बुलाते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, साइनाइड का कॉम्प्लेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल AgCN2S1-, तो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और अगर इस कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं तो यहां क्या बनता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसान होता है। इस प्रोसेस को बुलाते हैं मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, जिसको साइनाइड प्रोसेस भी बुलाते हैं। सो साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जैसे एक एग्जांपल ये है, और इस प्रोसेस को बुलाते हैं मैक अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन विल्किंसन कैटलिस्ट, याद रखिएगा RHCl PPS3 फॉर्मूला है, इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉपर आयन को कैसे टेस्ट करेंगे, कि किसी कंपाउंड में, किसी सॉल्यूशन में कॉपर आयन है या नहीं। तो यहां हम क्या करते हैं, कॉपर आयन का सॉल्ट लेते हैं और इसको मिक्स करते हैं K4FeCN6 के साथ में। तो यहां पे क्या होता है, कॉपर जो होता है पोटेशियम को रिप्लेस करता है, और आपके पास बनता है Cu2FeCN6।
ठीक है। तो पोटेशियम डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर से, और यहां पे एक कलर मिलता है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी मिलता है। तो जैसे ही चॉकलेट ब्राउन पीपीटी मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ पक्का पक्का आपके पास Cu2+ आयन है। तो ये है टेस्ट ऑफ Cu2+ आयन। सिमिलरली हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन। तो अब देखिए, आप लेते हैं Fe2+ का सॉल्ट, और यहां पे आप यूज करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आयरन पे +3 चार्ज है। तो अगर +2 वाले आयरन का टेस्ट करना है तो आप कॉम्प्लेक्स में लीजिएगा +3 वाले आयरन को। तो यहां लेते हैं K3FeCN6, और आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है Fe3FeCN6 3 नेगेटिव। और यहां पे क्या होता है, इसका नाम होता है टर्न बुल्स ब्लू। ठीक है। तो Fe2+ के टेस्ट में आपको कंपाउंड जो मिलता है उसका नाम होता है टर्न बुल्स ब्लू। वापस से आप इसमें डालते हैं K3FeCN6, तो आपके पास बेसिकली क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, और इस सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। वो बात की बात है, आपको यहीं तक याद रखना है। अगर आपको Fe3+ आयन का टेस्ट करना है तो आप आयरन लीजिएगा +2 वाला, उसका एक फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाइए तो आज आपके पास बनता है Fe4FeCN6 4 नेगेटिव होल थ्राइस। इसको बुलाते हैं प्रोसियन ब्लू, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या, Fe3+ का रिएक्शन करवाते हैं KSCN में, तो आपको ब्लड रेड कलर मिलता है, उसका फॉर्मूला होता है FeCN होल थ्राइस। ये भी याद रखिएगा रिएक्शन। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बेसिकली कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बात करने जा रहे हैं जिसमें बेसिकली देखिए, जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो बेसिकली है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहां मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, मायोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, इंसुलिन में जिंक होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये जिंक का कॉम्प्लेक्स होता है। तो याद रख लीजिएगा।